नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों को इस परीक्षा कुल के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अनूप रघुवंशी एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों का हृदय तल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का ये वीडियो खास करके उन छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा जो भी विद्यार्थी क्लास 10th में है और 2025 का बोर्ड एग्जाम देना है। खास करके ये आज हम बात करेंगे जो यूपी बोर्ड ने जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया, हम इसका सॉल्यूशन लेकर चल रहे थे, जिसमें से इसके पहले हमने 2 वीडियो आपको अपलोड कर दिए इसी चैनल पर। सबसे पहले हमने आपको एक 20 एमसीक्यू का वीडियो अपलोड किया है। सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, बहुत ही कॉन्सेप्ट इतना इजी वे में समझा के अपलोड किया है कि आप मेरे भाई उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उस वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखें, तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे, तब आपसे एमसीक्यू बनेंगे, क्योंकि ये यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर है। ठीक मेरे भाई, इसका दूसरा वीडियो हमने अपलोड किया फिजिक्स का उपखंड फर्स्ट, जो उपखंड फर्स्ट में होता है भौतिक विज्ञान आती है। उस भौतिक विज्ञान में आपके 3 लघुत्तरीय प्रश्न रहते हैं और एक द्विगुत्तरीय प्रश्न रहता है, तो आप उस वीडियो को भी देखें, उसमें न्यूमेरिकल भी है मेरे भाई, बहुत इजी वे में समझा के रखा है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में खास करके उपखंड सेकंड। उपखंड जो सेकंड होता है, उपखंड जो पार्ट उपखंड जो होता है सेकंड वाला आता है, उसमें आपके रसायन विज्ञान के प्रश्न रहते हैं। किसमें आते हैं? रसायन विज्ञान के प्रश्न रहते हैं। रसायन विज्ञान के जो प्रश्न होते हैं उसमें आपके 2 लघुत्तरीय प्रश्न रहते हैं। क्या रहते हैं मेरे भाई? 2 लघुत्तरीय प्रश्न मिलेंगे और एक द्विगुत्तरीय प्रश्न मिलेगा। क्या मिलेगा? एक द्विगुत्तरीय प्रश्न मिलेगा। आज हम उसकी बात करेंगे इस वीडियो में खास करके मेरे भाई। ठीक, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। अब हम चलते हैं प्रश्न की बात और विथ सोल्यूशन के साथ समझाएंगे हम मेरे भाई आपको। हाँ, ये उपखंड सेकंड में सबसे पहले बात करते हैं। उपखंड जो सेकंड है, पहला प्रश्न क्या? निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण दीजिए। संतुलित समीकरण दीजिए। देखो ये समीकरण है आपके पास, 4 प्रश्न है और एक एक नंबर का है, आपको समीकरण देना। सबसे पहले क्या करता है? तनु H2SO4। देखो तनु H2SO4 का मतलब होता है, तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब होता है H2SO4, और तनु का मतलब होता है मेरे भाई पतला। तनु का मतलब क्या होता है? पतला। दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करते क्या बनता है? ठीक, अब हम आपको नोट्स के द्वारा अब आपको हम समझाएंगे। ठीक है मेरे भाई, ये देखिए, ये आपको देखिए, सबसे पहले आप मेरे भाई तनु H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक के साथ ये रिएक्शन है, जिंक है। और ये क्या है? जिंक शब्द जब अभिक्रिया करता है तो भैया जिंक जो है क्रियाशील ज्यादा होता है, तो H2 को हटा देता है, तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपकी विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक मेरे भाई, अब हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा जो हमारे पास प्रश्न था, दूसरा प्रश्न क्या है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl। तनु का मतलब पतला होगा। मैग्नीशियम की पट्टी मतलब Mg, मैग्नीशियम की पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है मेरे भाई, अब क्या है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, मैग्नीशियम से क्रिया करता है, मैग्नीशियम की जो पट्टी थी अभिक्रिया का चिन्ह होता है, तो हमका क्या बने? MgCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ये भी कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया है। MgCl2, देखो MgCl2 में Mg कितना? स्टार्ट 1, स्टार्ट Mg कितना? 1। इस साइड सीएल कितने हैं? उत्पाद साइड सीएल कितने हैं? 2। तो आपके साइड सीएल कितना था? यहाँ एक ही था सीएल ना, तो हमने 2 से इस पर गुणा कर रखा है, तो हाइड्रोजन कितने हो गए आपके? अभिकारक साइड हाइड्रोजन आपके 2 हो गए, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 कर रखा था, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई मेरे भाई। ये भी इस तरह होगा, ये भी विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक, अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा। अगर आप ऐसा करते हैं तो अभी आपको एक नंबर मिलेगा, अन्यथा नहीं, कट जाएंगे आपके नंबर। अगला जो हमारे पास प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन गैस संयोग करके अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, ये नाइट्रोजन गैस का फार्मूला N2 होता है और हाइड्रोजन गैस का फार्मूला H2 होता है। ये संयोग करके क्या बनाते हैं? अमोनिया गैस। ये क्या होता है? अमोनिया गैस बनाते हैं। तो हमारा क्या बना? NH3 बनता है। क्या बना? NH3। जब NH3 बनेगा मेरे भाई, तो आपको देखो NH3 बनेगा, जब NH3 बनेगा आपके पास, तो N कितने हैं? एन आपके पास कितने हैं? यहाँ पर एन के यहाँ पर कितने हैं? 2। तो आपने 2 से गुणा कर दिया, तो एन कितने हो गए? 2। हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। आप जब 3 से गुणा करेंगे 2 में, 3 का गुणा जब 2 में होगा, तो हाइड्रोजन इस साइड उत्पाद साइड कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6। तो इस साइड उत्पाद के अभिकारक साइड हाइड्रोजन कितने होंगे? जब आप 3 से गुणा कर देंगे तो हाइड्रोजन भी आपके 6 हो जाएंगे। ठीक मेरे भाई, अगर ना समझ में आए तो एक बार फिर से देखना। N2 हमारे पास है, प्लस हाइड्रोजन गैस है, बनता क्या है? अमोनिया। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 बनता है, अमोनिया गैस बनती है। ठीक मेरे भाई, अमोनिया गैस बनती है। अब देखो यहाँ एन कितने हैं? इस साइड अभिकारक साइड एन कितने हैं? अभिकारक साइड हमारे पास N2 है, इस साइड अभिकारक उत्पाद के साइड एन कितना? अकेला, 2 से गुणा कर दूंगा, तो एन कितने हो गए? 2 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 दूना 6।
अब हाइड्रोजन इस साइड क्या है, अभिकारक के साइड हाइड्रोजन है 2, इस साइड 3 से गुणा करूंगा, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, इसी प्रकार ये किया गया। ठीक मेरे भाई, अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तभी आपको 1 नंबर मिलेगा, अन्यथा आपके नंबर कटेंगे मेरे भाई। ठीक, नाम अवश्य करें, यहाँ नीचे नामकरण अवश्य करें, अन्यथा आपके नंबर काट लिए जाएंगे, आधे नंबर मिलेंगे आपको। अब हम चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। देखो जैसा कह रहा हूं वैसा करते जाते हैं। ठीक, हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला मेरे पास क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड का हमारे पास फार्मूला होता है, मैं इस साइड दिखाई दे रहा हूँ। हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला होता है आपके पास H2S, ठीक, प्लस क्या है, ऑक्सीजन गैस O2 से क्रिया करके क्या बनाता है भैया, जल बनाता है, H2O बनाता है, और क्या बनता है भैया, और तुम्हारे पास बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। अब आपको बैलेंस करना। ठीक, सबसे पहले हम ये करते हैं, देख लेते हैं कि O कितने हमारे साइड, अभिकारक के साइड ये अभिकारक होता है, इस अभिक्रिया के तीर के पीछे का विकारक होता है, इस तीर के नोक के सामने जो होता है उत्पाद होता है। ठीक, हमारे पास ऑक्सीजन इस साइड कितने ऑक्सीजन, हमारे पास 2 है, उस साइड ऑक्सीजन कितने, 2 ये हैं, एक ये ऑक्सीजन, ये कितने हो गए, 3 ऑक्सीजन। इस साइड हमारे पास O कितने हैं, 3, और इस साइड कितने हैं आपके पास, O 2 है। तो आपको कुछ ना कुछ तो गुणा भाग करना ही होगा, गुणा करते हैं। ठीक, सबसे पहले हमने 3 में ऑक्सीजन से गुणा किया, किसमें किया, 3 में। जब हमने ऑक्सीजन में 3 से गुणा किया तो इस साइड हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन की संख्या हमारे पास 6 हो गई, कितनी हो गई, 6। अब भैया इस साइड हाइड्रोजन में हमने 2 से गुणा कर दिया, हाइड्रोजन कितने से किया गुणा, 2 से। जब हमने 2 से हाइड्रोजन में गुणा किया तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। इस साइड कितने हाइड्रोजन, इस साइड हमारे पास हाइड्रोजन कितने, 2। हमारे पास इस साइड 2 है तो इस साइड 2 से गुणा करेंगे। जैसे 2 से गुणा किया तो एस कितने हो गए हमारे पास, एस सल्फर, सल्फर हमारे पास 2 हो गए। इस साइड कितने हैं एस, हमारे इस साइड कितने हैं, 2। इस साइड कितने हैं, 2। अब 2 से गुणा कर दिया तो सल्फर हो गया 2। अब ऑक्सीजन की बैलेंस फिर से कर लेते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास इस साइड क्या है, 2 ये हो गया और 4 ये हो गया, इस साइड भी तो 6 है हमारे पास, ऑक्सीजन क्या हो गया, 6। इस साइड भैया 3 दुना 6, इस साइड भी 6 है और इस साइड भी 6 है। ये आपकी रिएक्शन पूरी बैलेंस हो गई मेरे भाई। अगर मैं चाहता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाई। ठीक, अब हम अगले प्रश्नों की बात करते हैं। अगले जो हमारा प्रश्न है ये देखो, अगर आप ऐसे प्रश्न करते हैं तब आपको एक एक नंबर करते हैं, तब आपको जाके 4 नंबर प्राप्त मिलेंगे, तब आपको मिलेंगे। ठीक मेरे भाई, अब प्रश्न नंबर 6वां हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित को कारण बताइए। निम्न कारण क्या है, प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्यों। देखो ये भी है और ये भी, ये दो नंबर के, कितने कितने नंबर के हैं, ये दो नंबर के प्रश्न है आपके। फिर ठीक, तो हमें भाई क्यों उपयोग करते हैं, हमें ये सबसे पहले बताना है। प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है। अब मेरी बात सुनना, सबसे पहले मोटा मोटा सुन लेना। प्लेटिनम सोना चांदी जो होता है उसमें आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाता है। ये धातुएं चमकदार होती हैं और ये ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती हैं, इसलिए इनका उपयोग हम आभूषण बनाने के लिए करते हैं। ठीक, मैंने इतना समझाया। अब जो मैंने बोला अब मैं लिख के दिखा, अब जो मैं नोट्स में दिखाऊंगा अपने। ठीक मेरे भाई, ये है देखो सुनिए अब। बात करते हैं, देखो प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है क्योंकि ये अभिक्रियाशील धातु हैं, क्योंकि ये अभिक्रियाशील नहीं होती हैं, क्योंकि ये क्रियाशील नहीं होती हैं, जो कि नमी तथा ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती हैं। ये चमकदार होती हैं और आघात वर्धनीयता का इनमें गुण पाया जाता है, इसलिए इसे हम किसे इसलिए इसे मतलब प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। ठीक मेरे भाई, आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, इतना छोटा सा प्रश्न है, 2 नंबर का आया है, बहुत ही सरल और इजी वे में नोट्स है मेरे भाई। आप जब ऐसा लिख लेते हैं तब आपको 2 में 2 नंबर मिलेंगे, अन्यथा आपके नंबर कट जाएंगे मेरे भाई। देखो कितना सरल तरीके से हमने आपको लिख के दिखाया। ठीक मेरे भाई, अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, अगला जो हमारे पास प्रश्न है, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इसका देखो ये क्या होते हैं, हमने देखो कार्बोनेट जो अयस्क होते हैं, खास करके कार्बोनेट जो अयस्क होते हैं वो निष्स्थापन की क्रिया के होते हैं। कौन से होते हैं, निष्स्थापन की क्रिया में होते हैं। और जो सल्फाइड अयस्क होते हैं वो भर्जन की क्रिया में होते हैं। कौन से होते हैं, भर्जन की क्रिया। निष्स्थापन की क्रिया क्या होती है, निष्स्थापन की क्रिया भी हम आपको बताएंगे, ध्यान ये देखिए आप। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 2, कार्बोनेट अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर ऑक्साइड प्राप्त होता है, अतः यह क्रिया निष्स्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है, निष्स्थापन। निष्स्थापन किसे कहते हैं, कार्बोनेट अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर ऑक्साइड प्राप्त होता है, यह क्रिया निष्स्थापन कहलाती है। ठीक, एक एग्जांपल हमने उदाहरण दे दिया। क्या उदाहरण, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, CaCO3, इसको हमने गर्म किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बनी। ठीक, दूसरा उदाहरण क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब गर्म किया तो कैल्शियम बना और ऑक्सीजन गैस मिली। ये भी 2 उदाहरण है। आप अगर ऐसा करते हैं तभी आपको 2 में 2 नंबर मिलेंगे मेरे भाई। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, उदाहरण नहीं देंगे, उदाहरण का नामकरण नहीं करेंगे, अगर इस तरह से नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर बहुत कटेंगे मेरे भाई। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक मेरे भाई,
अगर अभी हमारे क्या था, कार्बोनेट अयस्क था। अब हम बात करते हैं सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क क्या होते हैं? ठीक, सल्फाइड जो अयस्क होता है मेरे भाई, सल्फाइड अयस्क में कौन सी क्रिया होती है? भर्जन की क्रिया होती है। क्या की होती है? भर्जन की क्रिया। अब ध्यान सुनना, यहाँ देखो, सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर ऑक्साइड प्राप्त होता है। यह क्रिया भर्जन कहलाती है। ये क्रिया सल्फाइड अयस्कों को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। कॉपर ग्लांस सल्फाइड अयस्क होता है। इसके ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड प्राप्त हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त हुई। और वही क्यूप्राइट है, क्यूप्राइट को जब गर्म किया तो कॉपर धातु प्राप्त हुई और ऑक्सीजन गैस प्राप्त हुई। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो अभी तभी आपको नंबर 2 में 2 मिलेंगे, ना था आपके नंबर कट जाएंगे मेरे भाई। ठीक, आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। अब हम अगले प्रश्नों की बात करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, देखो ये दो है, ये जो दो प्रश्न है 5 नंबर और 6 नंबर जो प्रश्न है आपके लघु उत्तरी थे। क्या थे? लघु वाले थे। और जो, हाँ, ये लघु वाले हैं। ये दो प्रश्न है। और ये 7वां नंबर प्रश्न, इसमें 3 प्रश्न है। ये प्रत्येक प्रश्न इसका 2-2 नंबर का होता है। अब ये जो है आपके पास ये द्विगुत्तरीय प्रश्न है। कहा का? ये द्विगुत्तरीय का। ठीक मेरे भाई। अब पहला प्रश्न क्या है हमारे पास? पहला प्रश्न जो है हमारे पास, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षण लिखिए। अब मेरी बात ध्यान सुनना। सबसे पहले हम ये जानेंगे सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। पहले मैं आपको समझा दूं कि सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं। ऐसे बंध जिसमें, हाँ, ऐसे बंध जिसमें दो तत्व इलेक्ट्रॉन, हाँ, दो तत्व या दो तत्व इलेक्ट्रॉन को साझा करके जो बंध बनाते हैं उसे सहसंयोजी आबंध कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करूंगा मैं। ऐसे तत्व जिसमें दो तत्व इलेक्ट्रॉनों का साझा करके एक बंध बनाते हैं उसे कहते हैं सहसंयोजी बंध, या सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ठीक मेरे भाई। अब हम आपको नोट्स में कैसे लिखना, कॉपी में कैसे लिखना, अब हम आपको बताते हैं। ठीक मेरे भाई, देखो लिखो, ये देखिए, ऐसे बंध जिसमें तत्वों को इलेक्ट्रॉन साझा करके जो बंध बनाते हैं उसे सहसंयोजी आबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ऐसे तत्व या ऐसे बंध, एक बार फिर से बोलना, ऐसे बंध जिसमें तत्व इलेक्ट्रॉनों का साझा करके जो बंध बनाते हैं उसे कहते हैं सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ठीक, अब उदाहरण को समझाने क्या था, लक्षण को समझाइए। ठीक, हमने एक उदाहरण लिया, जैसे, ध्यान देना, जैसे ये क्या, जल, जल का सूत्र क्या होता है? H2O। हाइड्रोजन का देखो, इसी तरह लिखना मेरे भाई, समझाना पड़ेगा आपको, अन्यथा आपके नंबर कटेंगे। जल, जल में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। और क्या होता है? O का मतलब ऑक्सीजन होता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हाइड्रोजन, ये डैश डैश लगा ना, इसका मतलब क्या है लिखा है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नियम क्या होता है? 2 8 8 18 करके होता है ना, 2 8 8 18 18 32। तो हमारे पास तो परमाणु क्रमांक 1 है तो 1 ही होगा। ठीक मेरे भाई। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। और इस ऑक्सीजन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे आपके उस नियम से। ये नियम होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, 2 8 8 18 18 32 32। ये नियम होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का। किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जा सकता है। ठीक मेरे भाई, हमने ऑक्सीजन का परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला 2,6। ठीक, अब हम बात करते हैं ये अब मेरे भाई ध्यान सुनना, ये हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? बाह्यतम कक्षा मतलब लास्ट वाले कक्षा में देखा जाता है। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। तो हाइड्रोजन हमारे पास 1, ये हो गया। ठीक, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ये है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन कितने थे? हमारे पास हाइड्रोजन 2 थे। हाइड्रोजन कितने थे? हाइड्रोजन हमारे पास कितने थे? 2 थे। हाइड्रोजन जो कितने थे? 2 थे। तो एक हाइड्रोजन यहाँ रखते, इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। ये देखो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का साझा करके बनाते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का साझा करके बनाते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन का साझा करके ये जो बंध बनेगा, ये देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन करके जो देखो, एक बंध जो बनता है 2 इलेक्ट्रॉनों साझा करके बनता है। तो ये जो बंध बना होगा ना, ये ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन था और हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन था। ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन साझा करके ये जो बंध बनते हैं, इसी को बोलते हैं सहसंयोजी आबंध। क्या बोलते हैं मेरे भाई? सहसंयोजी आबंध बोलते हैं। ठीक मेरे भाई, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना हमारे पास। चलो ठीक, अगर नहीं समझ में तो दूसरा एग्जांपल लीजिए। अमोनिया, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3 होता है। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3 होता है। तो अमोनिया में क्या होता है? अमोनिया में पहले देखो, नाइट्रोजन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है। ठीक, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक देखा हमने, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, तो हमने लिख दिया। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1। ठीक है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। इसका नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
कितना होगा 2,5 होगा। अब हमें पता क्या करना है, हाइड्रोजन के बातम कक्षम कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के बातम कक्षम कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक मेरे भाई, अब हम आगे बात करते हैं। ठीक, अब आपको बनाना कैसे, ठीक। हाँ ये देखिए, हाँ ये देखिए, नाइट्रोजन के बातम कक्षम कितने इलेक्ट्रॉन थे, नाइट्रोजन के बातम कक्षम 5 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, हाँ 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक, हाइड्रोजन कितने थे हमारे पास, हाइड्रोजन 3 थे, तो हाइड्रोजन यहाँ 1 2 3, इनके बातम कक्षम कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए। अब भैया ये साझा करेंगे, किसका साझा करेंगे, ये साझा करके जो बनाते हैं ना, ये 3 बंध बनाएंगे, और कितने 3 बंध बनाएंगे, हाँ 3 बंध बनाएंगे, और 2 नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। ये जो बंध बनाएगा ना, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन साझा करके जो बंध बनाएंगे, इन्हीं को कहते हैं सहसंयोजी आबंध कहते हैं। आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं मेरे भाई, बहुत ही अच्छे वे, बहुत ही इजी वे समझाया जा रहा है आपको। ठीक मेरे भाई, अब अगले प्रश्नों की बात करते हैं। हमारे पास जो अगले प्रश्न क्या थे, अगले प्रश्न ये देखो, निम्नलिखित यौगिकों के आयुपीएसी नाम लिखिए। निम्नलिखित यौगिकों के आयुपीएसी नाम लिखना है। सबसे पहले नाम लिखना है, ये देखो CH3 CH2 CHO, ये जो समूह होता है ये सबसे पहले होता है ये एल्डिहाइड समूह। कौन सा है मेरे भाई, एल्डिहाइड समूह। आपको बता दो, इसका जो अनुलग्न होता है, अनुलग्न, इसका जो अनुलग्न होता है, इसका अनुलग्न होता है अल। क्या होता है, अल। ठीक, इसका कार्बन यहां से गिनती होगी 1 2 3, 3 कार्बन क्या कहते हैं, प्रोप कहते हैं, 3 कार्बन क्या कहते हैं, प्रोप। अल जोड़ो प्रोपेनल, इसका आयुपीएसी नाम हो जाएगा प्रोपेनल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। और किसमें वही समूह है तुम्हारा, एक कार्बन से जुड़ना है, प्रोपेनल फर्स्ट, प्रोपेनल डैश करके फर्स्ट लिखना, ये इसका आयुपीएसी नाम होगा। ठीक, अगला हमारे पास ये किसका आयुपीएसी नाम क्या होगा, CH3COCH3, ये कौन सा समूह है, एसीटोन समूह। ये कौन सा समूह है, कीटोन समूह का है। ये किसका है, कीटोन समूह। कीटोन समूह का अनुलग्न जो होता है ओन होता है। क्या होता है मेरे भाई, ओन होता है। ठीक, अब इसकी काउंटिंग गिनती देना शुरू करेंगे, 1 2 3, 3 को क्या बोलते हैं, 3 को बोलते हैं प्रोप बोलते हैं, तो प्रोपेनोन, इसका जो अनुलग्न होता है ओन हो जाएगा, तो प्रोपेनोन क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्रोपेनोन। इसका जो आयुपीएसी नाम हो जाएगा प्रोपेनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। प्रोपेनोन 2 में है ना, CO समूह 2 में, तो प्रोपेनोन 2 हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अगर आपको समझ में आया हो तो ठीक मेरे भाई, अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को अवश्य लाइक कर देना। ठीक, अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो हमारे पास प्रश्न है मेरे भाई, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने के लिए छाग का निर्माण को समझाइए। छाग के निर्माण को समझाना है। ठीक मेरे भाई, ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है और एनसीईआरटी का प्रश्न है। आप मेरे भाई अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के नहीं जाएंगे तो आप गारंटी है 70 से 80% आपका पेपर छूट जाएगा। इसलिए कहता हूं सभी विद्यार्थी, यूपी बोर्ड के जितने भी छात्र हैं, एनसीईआरटी पढ़ के जरूर जाएं, अन्यथा आपका पेपर छूट जाएगा मेरे भाई। फिर ना कहना बाद में कि भैया आपने बताया नहीं था। ठीक मेरे भाई, अब हम अगले इसके आंसर शीट की बात करते हैं। ठीक, हमारे पास क्या था ये, हाँ, कठोर जल साबुन को उपचारित करने में छाग क्यों, छाग के निर्माण को समझाइए। इसको, इस प्रश्न को समझाना है। ठीक, हाँ, इसको देखिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है मैं बता दे रहा हूं। ये जो है इसमें सब गलत लिखा, इसमें जो नोट्स नहीं है हमारे पास, इसके लिए मैं आपको समझा दे रहा हूं, आपको भरपूर प्रयास करूंगा समझाने की। ठीक, ये है मेरे भाई, देखो कठोर जल में सबसे पहले सुनना, कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण उपस्थित होते हैं। एक बार फिर से बोल रहा हूं, कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण उपस्थित रहते हैं। साबुन जब कठोर जल में घोला जाता है तो वो लवण बनाते हैं, जो उससे छाग उत्पन्न नहीं होता है। आई रिपीट एक बार फिर से आपसे, कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम उपस्थित होता है, जिसके कारण साबुन को जब कठोर जल में घोलते हैं तो तब वो लवण बनता है, उसमें छाग उत्पन्न नहीं होती है। इसे क्या कहते हैं, हाँ, इससे छाग का निर्माण नहीं होता है। आपका ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आप इस प्रकार से लिख लीजिए। अब हम अगले प्रश्नों की बात करते हैं। हमारे पास जो अथवा का प्रश्न है, देखो अथवा का करने ले चाहे वो वाला कर ले, 2 में से एक करना होता है आपको, तो हमने आपको वो भी बता दिया। अब ये वाला प्रश्न बताएंगे मेरे भाई। ये क्या, निम्नलिखित हाँ, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। और टिप्पणी किसकी किसकी लिखना है, हाँ, सबसे पहले टिप्पणी है आपकी विकृत गंधिता, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2025 के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है मेरे भाई। आप सभी विद्यार्थी इसको पढ़ के अवश्य जाए। एक विकृत गंधिता, एक हो गई संक्षारण, हाँ संक्षारण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक मेरे भाई, और इसके नीचे क्या दूसरा प्रश्न, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद क्या, एस्टीकरण अभिक्रिया, ये इसके बाद क्या, एस्टीकरण अभिक्रिया। अब हम आपको बताते हैं कैसे लिखना है। ठीक है, आप भाई परीक्षा में आप अपनी कॉपी में ऐसे ही लिखेंगे, तब आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक,
सबसे पहले प्रश्न होता है संख्या 7 डालेंगे, उसके बाद विकृत गंधिता। विकृत गंधिता पर टिप्पणी लिखना था। देखो, तेल या वसा से बने खाद्य पदार्थों को वायु में ऑक्सीकरण करने की प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। फिर से एक बार आई रिपीट, तेल या वसा से बने खाद्य पदार्थों को वायु में ऑक्सीकरण करने की प्रक्रिया जो होती है उसे विकृत गंधिता कहते हैं। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। जो अगला प्रश्न क्या था, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारे पास CaO कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन, हमारे यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, Ca से COO से क्या बना, Ca बन रहा है। मतलब ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन, हाँ, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक मेरे भाई, CaO से क्या बन रहा है, तुम्हारा Ca बन रहा है। देखो ऑक्सीजन का हट गया ना, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का हटना क्या है, अपचयन, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है, ऑक्सीकरण। ठीक मेरे भाई, CaO से यहाँ पर क्या बना, तुम्हारा Ca बना, तो इसका मतलब ये अपचयन अभिक्रिया, क्या है, अपचयन अभिक्रिया। ये जो O है ना, इसे हाइड्रोजन से क्रिया करके जल बना लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया ना, जल है, इसका मतलब ये अभिक्रिया क्या है, ये अभिक्रिया तुम्हारी जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आप मेरे भाई शॉर्ट इसकी ले सकते हैं दोनों प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम ऐसे ही 5 मॉडल पेपर कराएंगे आपको, जो हर एक सब्जेक्ट के क्लास 10th वालों के होंगे, उससे यूपी बोर्ड के कम से कम 90 से 95% पेपर हूबहू यहीं से मिलेगा, इसी चैनल से। ध्यान देना मेरे भाई। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न क्या था, एस्टीकरण अभिक्रिया। एस्टीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखनी थी। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एथेनॉल, हाँ, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एथिल अल्कोहल की लिख एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल क्रिया कराने पर एस्टर तथा जल प्राप्त होता है उसे कहते हैं एस्टीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये हमारे पास एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है, इसे आयुपीएसी नाम है एथेनॉल। ये हमारे एस्टिक अम्ल का सूत्र होता है, इसका आयुपीएसी नाम होता है एथेनोइक अम्ल। और इनसे क्रिया करके क्या इसका ये क्या H, इसका H और इसका OH, ये जो जल, ये जो क्रिया करके क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जल। यहाँ पर जल बनेगा और ये CH3CH5 और इसके COOH के आगे से जुड़ जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। ये इसी को बोलेंगे हम एथिल एसीटेट बोलेंगे। ये इसी क्या बोलेंगे हम, एथिल एसीटेट बोलेंगे। इस प्रकार से आपका रसायन विज्ञान का पेपर संपूर्ण सॉल्यूशन खत्म हुआ मेरे भाई। अगर अगला जो हमारा उपभाग 3rd है वो जीव विज्ञान, वो अगला वीडियो में आपको मिलेगा, क्योंकि हमारे पास जो मेरे भाई वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर सुविधा नहीं हो पाती अपलोड करने के। मेरे भाई आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, लाइक अवश्य कर देना मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम अगले वीडियो में उपखंड 3rd की बात करेंगे जो जीव विज्ञान का होता है, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मेरे भाई ध्यान देना। ठीक मेरे भाई, जय हिंद।